नमस्कार बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और वो जो क्वेश्चंस होंगे ये सोर्स ऑफ एनर्जी चैप्टर के होंगे और ये आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से और बाकी कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है नेम टू फॉसिल फ्यूल्स। तो आपको दो फॉसिल फ्यूल कोई भी उसके नाम बताने हैं। तो इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल देखिए कौन कौन से हैं। तो बहुत होते हैं, जैसे कोल हो गया, ठीक है, पेट्रोलियम हो गया। मेनली ये जो दो हैं ये आपके दो इंपॉर्टेंट या दो फॉसिल फ्यूल्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया नेम द मेजर प्रोग्राम स्टार्टेड टू रिप्लेनिश फॉरेस्ट। तो देखिए फॉरेस्ट को रिप्लेनिश करने के लिए जो मेजर प्रोग्राम है वो कौन सा स्टार्ट हुआ है, तो उसको कहते हैं सिल्वी कल्चर। ठीक है, तो याद रखिएगा सिल्वी कल्चर है। ठीक है, तो सिल्वी कल्चर क्या होता है, तो इससे फॉरेस्ट की रिप्लेनिशिंग होगी, मतलब फॉरेस्ट फिर से क्रिएट किया जा सकता है। नेक्स्ट पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया, अपार्ट फ्रॉम अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। तो देखिए फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के अलावा आपसे पूछा गया है नेम द टू थिंग्स विच आर अफेक्टेड बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। तो देखिए फॉरेस्ट प्रोडक्ट तो खत्म होता है, लेकिन उसके अलावा और क्या चीज़ ऐसी होती है जो खराब हो जाती है, जो इफेक्ट होती है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे क्वालिटी ऑफ सॉइल जो होता है, ठीक है, वो बहुत खराब हो जाता है। तो जो मतलब अगर फॉरेस्ट खत्म कर दिया जाएगा तो जो क्वालिटी ऑफ सॉइल होगी वहाँ की वो पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है, वाटर का जो सोर्सेज होते हैं, सोर्सेज ऑफ वाटर हो गया, सोर्सेज ऑफ फ्रेश एयर हो गई, वो सब चीज़ें भी क्या होती हैं, खत्म हो जाती हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें इफेक्ट होंगी, तो सोर्सेज ऑफ वाटर इफेक्ट होगा, ठीक है, क्वालिटी ऑफ सॉइल इफेक्ट होगी। हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो क्वालिटी ऑफ एयर है उस जगह की वो भी कहीं ना कहीं इफेक्ट होती है। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में कहा गया नेम द रिवर्स विद विच द फॉलोइंग डैम्स आर एसोसिएटेड। तो देखिए आपको तीन डैम्स दिए गए हैं। टेहरी डैम दिया है, इसके बाद सरदार सरोवर डैम दिया है और तीसरा दिया है भाखड़ा नंगल डैम। ठीक है, भाखड़ा डैम दिया है। तो ये किन किन रिवर से एसोसिएटेड है पूछा गया है। तो टेहरी डैम जो है गंगा या भागीरथी रिवर से एसोसिएटेड है। सरदार सरोवर की बात करी जाए गुजरात में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नर्मदा रिवर से एसोसिएटेड है। भाखड़ा नंगल बहुत इंपॉर्टेंट डैम है और ये किससे एसोसिएटेड है, तो सतलज से एसोसिएटेड है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में कहा गया नेम द टू फैक्टर्स विच कैन बी यूज्ड टू फाइंड वेदर रिवर हैज बीन कंटामिनेटेड। तो देखिए रिवर का कंटामिनेशन पता करने के लिए हम लोग कौन कौन से मतलब तरीके अपना सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, या दो फैक्टर बताने हैं जिससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि जो रिवर है वो कंटामिनेटेड है। ठीक है, तो देखिए बहुत आसान है पता लगाना। जैसे मान लीजिए रिवर का पानी अगर एसिडिक है, ठीक है, मेनली पानी जो होता है एसिडिक हो जाता है। क्यों एसिडिक हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे ये कह सकते हैं कंटेमिनेंट्स होते हैं जो एसिडिक नेचर के होते हैं और वो जब रिवर में फॉल करते हैं तो आपका जो रिवर वाटर होता है वो भी एसिडिक हो जाता है। तो अगर एसिडिक हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, उसका पीएच मेजर कर सकते हैं, तो बाय मेजरमेंट ऑफ पीएच। ठीक है, तो उस वाटर का पीएच मेजर कर लें और पीएच अगर आपको 7 नहीं दिख रहा है, 7 से बहुत कम दिख रहा है, मान लीजिए 5 दिख रहा है या 4 दिख रहा है, इसका मतलब जो हमारा वाटर है रिवर का वो कैसा है, एसिडिक है। और साथ ही साथ कई सारे ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो ग्रोथ होने लग जाते हैं, तो उनको भी इसमें यहाँ पर चेक किया जा सकता है। ठीक है, तो नेम द टू फैक्टर्स विच कैन बी यूज्ड टू फाइंड द वेदर द रिवर हैज बीन कंटामिनेटेड। तो एक हम लोग एसिडिक पीएच टेस्ट कर सकते हैं और दूसरा बैक्टीरिया टेस्ट कर सकते हैं कि कोई ऐसा खतरनाक बैक्टीरिया तो नहीं जो उसमें मिला हुआ है पानी में। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी चेकिंग करी जा सकती है। सिक्स में कहा गया नेम द बैक्टीरिया हुज प्रेजेंस इन वाटर इंडिकेट्स द कंटामिनेशन विद डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म। तो आपको बताना है कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो वाटर में प्रेजेंट होता है और वो क्या इंडिकेट करता है कि डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेन आपको देखने को मिलेगा बैक्टीरिया उसका नाम है कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया। ठीक है, तो उस बैक्टीरिया का नाम रखिएगा, याद रखिएगा क्या है, कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट पे आते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया, विद विच प्रोसेस आर दी फॉलोइंग एंशियंट स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड। तो देखिए कुछ आपको एंशियंट स्ट्रक्चर्स दिए गए, जैसे कुल्ह दिया है, एरिस दिया है, ठीक है, सुरंगम्स दिया है, कट्टास दिया है, पाइनीज दिया है। तो ये सब जो है किससे रिलेटेड है, तो ज्योग्राफी में पढ़ा जाता है ये सब चीजें। ये सब रेन वाटर हार्वेस्टिंग से रिलेटेड है। किससे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग से लोग ये सब के सब रिलेटेड हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, विच फॉसिल इज कंजर्व्ड, विच फॉसिल इज कंजर्व व्हेन वी सेव ऑन इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए जब हम इलेक्ट्रिसिटी को सेव करते हैं तो कौन सा फॉसिल जो है वो कंजर्व होता है, ये आपको बताना है। तो देखिए इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मेनली किससे प्रोड्यूस करी जाती है,
तो थर्मल पावर प्लांट में प्रोड्यूस करी जाती है। कहाँ प्रोड्यूस करी जाती है? थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। और थर्मल पावर प्लांट में जो हम लोग का रॉ मटेरियल होता है जिसको बर्न किया जाता है वो हमारा होता है कोल। ठीक है, तो अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को सेव कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रिसिटी को सेव कर रहे हैं इसका मतलब कौन सा फॉसिल फ्यूल बचा रहे हैं? तो फाइनली कोल बचा रहे हैं। When we use bicycle for covering short distance instead of motorbike, देखिए अगर आप बहुत छोटी सी दूरी पे जानी है, जैसे मान लीजिए 100 मीटर या 1 किलोमीटर तक जाना है और आप अपनी मोटर बाइक की जगह अगर आप पैदल जा रहे हैं या मान लीजिए आप बाइसिकल से जा रहे हैं, तब आप कौन सा फ्यूल बचा रहे हैं? तो देखिए अगर आप मोटर बाइक यूज करते हैं तो मोटर बाइक में आपको पता होगा पेट्रोल यूज होता है, तो आप क्या बचा रहे हैं? पेट्रोलियम या पेट्रोल बचा रहे हैं। ठीक है, तो कौन सा फ्यूल सेकंड में कंजर्व होगा? तो पेट्रोलियम या पेट्रोल कंजर्व होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th देखते हैं। 9th में कहा गया व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो देखिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो मेन पर्पस होता है वो क्या होता है? तो देखिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग आपको पता होगा कि पानी जो बरसता है उसको छतों में स्टोर कर लिया जाता है, फिर उसको नीचे ग्राउंड वाटर में किसी तरीके से भेज दिया जाता है थ्रू वेरियस, पूरा मैकेनिज्म होता है, पाइप्स लगे होते हैं, तो उसके थ्रू उसको आसानी से भेज दिया जाता है। ठीक है, तो रेन वाटर मेनली जरूरी नहीं कि छत पे ही हो, कहीं भी आप इसको लगा सकते हैं। अब इसका मेन पर्पस क्या होता है कि रिचार्ज ग्राउंड वाटर का रिचार्ज। ठीक है, रिचार्ज ग्राउंड वाटर, ये मेन काम है किसका? रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th में कहा गया नेम व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस इन विच रेन वाटर फॉलिंग ऑन द अर्थ। तो देखिए जो रेन वाटर अर्थ पे गिर रहा है इज स्टॉप फ्रॉम फ्लोइंग एंड मेड टू परकोलेट इनटू द ग्राउंड। तो देखिए वही सेम बात कही गई जो ऊपर हम लोग ने पढ़ी थी कि जो वर्षा से पानी जो नीचे की ओर गिरा उसको क्या किया गया? उसको एक जगह रोका गया और फिर कुछ इस तरीके का मैकेनिज्म किया गया कि वो पानी पूरा पूरा कहाँ चला जाए? ग्राउंड में चला जाए। तो इस मैकेनिज्म को या इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो दिस इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11th में आते हैं, इसमें कहा गया नेम द मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस ऑफ रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर। अब ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए जो सबसे कॉमन प्रैक्टिस है वो कौन सी है? तो ये भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आंसर वही आएगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मेन काम क्या है कि ये ग्राउंड वाटर को क्या करता है? रिचार्ज करता है। नेक्स्ट में कहा गया पीएच ऑफ रिवर वाटर सैंपल एज मेजर्ड बाय पीएच पेपर इज फाउंड टू बी 6। तो देखिए पीएच जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। अब पीएच 6 आने का मतलब क्या है कि वाटर कैसा है? एसिडिक है। ठीक है, तो यही पूछा गया है कि वाटर कैसा है, तो बताइए। तो पीएच अगर 6 आ रहा है तो वाटर कैसा हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। पीएच की वैल्यू अगर 7 आ रही होती तो याद रखिएगा वाटर न्यूट्रल होता, और वाटर का नेचर, अगर फ्रेश वाटर का नेचर आप देखेंगे तो वो न्यूट्रल ही होता है, यही सेफ है। पीएच अगर मान लीजिए 8 आ रहा होता, 9 आ रहा होता, मतलब 7 से ज्यादा आ रहा होता, तो 7 से ज्यादा जब आता है तो वो कैसा होता है? बेसिक होता है। ठीक है, और 7 से कम आएगा तो वो एसिडिक हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13th देखते हैं। इसमें कहा गया नेम द पर्सन हु इज मोस्ट रिमेम्बर्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ खेजड़ी ट्रीज इन राजस्थान। तो देखिए खेजड़ी ट्रीज को प्रिवेंट करने के लिए किस पर्सन का नाम सबसे आगे आता है ये आपको बताना है, मतलब कौन सबसे ज्यादा रिमेम्बर करे जाते हैं जिन्होंने खेजड़ी ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा आंदोलन किए थे। इस तरीके की बात यहाँ पर आपसे पूछी गई है। तो ये कोई और नहीं है, ये है अमृता देवी बिश्नोई। ठीक है, कौन है? अमृता, या नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, अमृता देवी बिश्नोई। ठीक है, बिश्नोई एक ट्राइबल कम्युनिटी है जिससे बिलोंग करती थी। ठीक है, तो बिश्नोई, BISHNOI, बिश्नोई। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14th देखेंगे। 14 में कहा गया स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रू और फॉल्स यहाँ बताना है। चिपको आंदोलन वॉल इज एसोसिएटेड विद कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स सच एज टाइगर्स एंड लायंस। तो देखिए चिपको आंदोलन क्या टाइगर और लायन के कंजर्वेशन से रिलेटेड था, तो ये तो बच्चों को पता होगा, नाम से पता चल रहा है चिपको। अब चिपको में हुआ क्या था कि जो लोग पेड़ काटने के लिए आ रहे थे तो वहां के लोग क्या थे? वो पेड़ों से चिपक गए थे। ठीक है, और जब पेड़ों से चिपक गए तो वो पेड़ नहीं काट पाए थे। ठीक है, तो इसी आंदोलन को या इसी मूवमेंट को क्या कहा गया? चिपको मूवमेंट कहा गया था। और ये टाइगर और लायन के कंजर्वेशन से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट में कहा गया राइट द फुल नेम्स ऑफ CFL एंड CFC। अब देखिए CFC क्या होती है? तो CFC गैस होती है, मेनली रेफ्रिजरेटर्स हो गए, AC हो गए, इसमें भरी आती है। इसको कहते हैं क्लोरो फ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, फ्लोरोकार्बन्स, FLUORO फ्लोरोकार्बन्स। और ये बहुत ही खतरनाक गैस होती है, मेनली ये क्या करती है, जो ओजोन डिप्लीशन हो रहा है वो इसी CFC की वजह से हो रहा है। CFL क्या होता है? तो CFL एक तरीके के लैम्प्स होते हैं, इनको कहते हैं कॉम्पैक्ट, ठीक है, फ्लोरेसेंट लैम्प्स। ठीक है, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प्स। अच्छा एक और याद रखिएगा क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है जिसको कहते हैं LED।
ठीक है, तो एलईडी क्या होता है, तो लाइट एमिटिंग डायोड होता है। ठीक है, लाइट एमिटिंग डायोड है। ठीक है, तो ये सारी बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए, सारे फुल फॉर्म जितने भी हैं सोर्स ऑफ एनर्जी चैप्टर से रिलेटेड आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं 16th क्वेश्चन में। देखिए क्या कहा गया है, चूज वन टर्म फ्रॉम द फॉलोइंग विच इंक्लूड्स ऑल अदर्स। तो आपको एक टर्म इसमें से निकालना है जो सारे के सारे जिसमें इंक्लूड हो, जैसे कोल हो गया, नेचुरल गैस हो गई, फॉसिल फ्यूल्स हो गया, पेट्रोलियम हो गया। तो आपको पता होना चाहिए चाहे पेट्रोलियम हो, चाहे नेचुरल गैस हो, चाहे कोल हो, ये सब के सब क्या है, फॉसिल फ्यूल्स हैं। तो फॉसिल फ्यूल्स उसमें एक टर्म हो जाएगा जो सब कुछ कंटेन कर लेगा। तो फॉसिल फ्यूल में आपका कोल भी आ जाएगा, ठीक है, नेचुरल गैस भी आ जाएगी और साथ ही साथ पेट्रोलियम भी आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं अगला सवाल। अगले सवाल में देखिए क्या कहा गया, थोड़े से क्वेश्चन ज्यादा है, अप्रोक्सीमेटली 20 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट में कहा गया व्हाई इज द प्रोसेस ऑफ रीयूज बेटर देन दैट ऑफ रिसाइकलिंग। अब आपको बताना है जो रीयूज है वो रिसाइकलिंग से ज्यादा अच्छा क्यों होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए रीयूज अगर आप किसी चीज को कर रहे हैं, या रिसाइकिल की पहले बात करी जाए, तो रिसाइकलिंग करने के लिए कुछ ना कुछ हम लोग को मेथड अपनाना पड़ता है, कुछ ना कुछ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। जैसे मान लीजिए एक पेन है, ठीक है, अब वो पेन किसका बना हुआ है, तो पेन बना हुआ है प्लास्टिक का। ठीक है, पेन प्लास्टिक का बना हुआ है, तो पहले जैसे मान लीजिए आप क्या चाहते हो कि इस प्लास्टिक को दोबारा हमको रीयूज करना है, तो रीयूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको गलाना पड़ेगा, इसकी प्लास्टिक को मेल्ट करना पड़ेगा और फिर उसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब उसको रिमोल्ड करके दूसरे शेप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब कहीं ना कहीं आपने क्या किया, एनर्जी लगाई ना, आपने कुछ पैसा लगाया, इसलिए कहीं ना कहीं जो रिसाइकलिंग होती है वो नॉन इकोनॉमिकल होती है, उसमें पैसा खर्च होता है। लेकिन अगर आप किसी चीज को रीयूज कर रहे हो, अब हर चीज तो रीयूज करने लायक है नहीं, बहुत सारी चीजें लेकिन ऐसी हैं जिसको आप रीयूज कर सकते हो। अब जैसे पेंसिल है, अब पेंसिल तो छील छील के खत्म कर दी गई, तो पेंसिल रीयूज नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज आपको देखने को मिलेंगी जो रीयूज करी जा सकती है। जैसे मिरर है, ठीक है, तो मिरर क्या करता है, फूट अगर मान लीजिए थोड़ा सा फूट गया, थोड़ा सा क्रैक आ गया, तो लोग उसको फेंक देते हैं, नहीं, फेंकने से अच्छा उसको थोड़ा सा कहीं टेप या कुछ भी करके उसको रीयूज किया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जिसका रीयूज किया जा सकता है और उसमें कोई भी खर्चा खास नहीं होता है, कोई भी पैसे नहीं लगते, कोई भी एनर्जी नहीं लगती है। तो कहीं ना कहीं इसीलिए कहा गया कि रीयूज जो है वो रिसाइकलिंग से बेटर होता है। 18th क्वेश्चन में कहा गया है नेम अ क्लीन गैसियस फ्यूल अदर देन एलपीजी एंड नेचुरल गैस। तो एलपीजी और नेचुरल गैस के अलावा आपको क्लीन गैसियस फ्यूल बताना है। तो देखिए सबसे ज्यादा क्लीन अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो क्लीन गैस है वो एक हाइड्रोजन गैस है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हाइड्रोजन गैस तो है ही है, ये तो बहुत ज़्यादा क्लीन होती है, गैसियस फ्यूल भी है। लेकिन इसके अलावा गैसियस फ्यूल, अब देखिए इसको फ्यूल भी कह सकते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर देखेंगे तो बायोगैस जो है वो भी बहुत ही क्लीन है और साथ ही साथ गैसियस फ्यूल भी है। तो इसमें दोनों ही ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करना है। एलपीजी इज अ डैश फ्यूल बट बायोगैस इज नॉट अ डैश फ्यूल। देखिए बात आपको बताना है एलपीजी कैसा फ्यूल है, तो एलपीजी एक फॉसिल फ्यूल है। ठीक है, एलपीजी क्या है, एक फॉसिल फ्यूल है। लेकिन बायोगैस जो है दैट इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल। बायोगैस जो है वो फॉसिल फ्यूल नहीं है, वो फॉसिल से नहीं मिल रहा हम लोग को। नेक्स्ट पे आते हैं ग्लेशियर्स आर दी सोर्स ऑफ। देखिए ग्लेशियर्स क्या होते हैं, तो ग्लेशियर्स आपको पता होगा, जैसे भारत का बहुत ही मशहूर ग्लेशियर है जिसको कहते हैं सियाचिन। तो ये किसका सोर्स है, तो ये सब वाटर के सोर्स होते हैं, इसमें से वाटर निकलता है। मेनली ये सॉलिड फॉर्म होता है वाटर का, ये कहते हैं आइस की शीट्स होती हैं। One of the main aim of management of water and wildlife is to conserve the dash which we have inherited। तो देखिए मेन जो एम फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का है वो क्या है, ये आपसे मेनली यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो मेनली जो है वो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व रखना ये मेन एम होता है किसका, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को मैनेजमेंट करने का। मतलब फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को जो मैनेज किया जा रहा है, जो मैनेजमेंट है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का, वो मेनली बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है, ये आपको समझना है। खादिन इज अ ट्रेडिशनल डैश हार्वेस्टिंग सिस्टम इन राजस्थान। अब देखिए खादिन एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है जो राजस्थान में बहुत पहले से चलती आ रही है। और खादिन किस चीज़ की प्रैक्टिस है, तो रेन वाटर हार्वेस्ट को, मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग की ये बहुत ही पुरानी टेक्निक है जो राजस्थान में चलती हुई आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया व्हेन अ फ्यूल बर्न्स इन एन इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर। तो देखिए अगर फ्यूल बर्न होता है और सप्लाई वाटर नहीं दिया, तो देखिए यहाँ पर जो नहीं रेन वाटर ही हो, सिंपल वाटर भी हो सकता है, उसको भी हार्वेस्ट किया जा सकता है खादिन से। व्हेन अ फ्यूल बर्न्स इन एन इनसफिशिएंट सप्लाई वाटर एयर देन सम पॉइजनस गैस कॉल्ड डैश इज प्रोड्यूस। देखिए जैसे फ्यूल है, फ्यूल में मेनली अगर आप देखेंगे तो क्या होता है, कार्बन होता है।
ठीक है। अब कार्बन था तो हम लोग ने इनसफिशिएंट सप्लाई दी तो ऑक्सीजन की सप्लाई दी गई, और जब C+O बना तो क्या बन गया, CO बन गया। मान लीजिए सफिशिएंट सप्लाई होती तो कार्बन में ऑक्सीजन मिलता, तो ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में मिलता तो क्या बनाया था, CO2 बनाया था। जब इनसफिशिएंट सप्लाई होगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, याद रखिएगा क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। ठीक है, तो ये जो CO है ये कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर में मिलता है। ठीक है, व्हाट इज मेंट बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि डेवलपमेंट तो बहुत ज्यादा जरूरी है, किसी भी क्षेत्र का किसी भी जगह का डेवलपमेंट तो बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन डेवलपमेंट कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि वो हमारी फ्यूचर जनरेशंस को इफेक्ट ना करे, फ्यूचर जनरेशन को कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। अब जैसे मान लीजिए डेवलपमेंट क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपको किसी जगह का डेवलपमेंट करना है, ठीक है, कोई ऐसा फॉरेस्ट एरिया है जहाँ पर बहुत सारे पेड़ हैं, आप उसका डेवलपमेंट करना चाह रहे हो तो क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले लोग क्या करते हैं, फॉरेस्ट ही कटवा देते हैं, पेड़ ही कटवा दिए, तो जब पेड़ ही कटवा दिए तो डेवलपमेंट तो चलिए आपने कर दिया, वहाँ पे आपने स्कूल बना दिए, घर बना दिए, रहने के लिए बहुत सारी चीजें आपने बना दी, वहाँ पे फैसिलिटीज दे दी, लेकिन जब पेड़ ही नहीं रहा, ऑक्सीजन ही नहीं रही, तो बताइए उसका उस घर का आदमी क्या करेगा। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके अब यही चीज अगर पूरे अर्थ पे हो जाएगी तो सारे के सारे पेड़ चले जाएंगे। हम लोग केवल अगर डेवलपमेंट के पीछे भागेंगे तो केवल डेवलपमेंट के पीछे नहीं भागना है, किसके पीछे भागना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पीछे भागना है, मतलब पेड़ को काटना नहीं है, या कोई भी ऐसी चीज नहीं करनी है जिससे हमारा इन्वायरमेंट पल्यूट हो। तो बिना इन्वायरमेंट को पल्यूट किए डेवलपमेंट करना क्या कहलाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं, आज का आखिरी सवाल है, इसमें कहा गया सिल्वी कल्चर क्या होता है। ठीक है, सिल्वी कल्चर अगर आप देखेंगे तो सिल्वी कल्चर मेनली एक प्रोग्राम है, और वो किस लिए किया गया था को मतलब ये मेनली किया इसलिए गया था कि जो पेड़ थे, मतलब जो फॉरेस्ट एरियाज थे उसमें जो ट्रीज की डिफॉरेस्ट्रेशन हो रही थी, या डिफॉरेस्ट्रेशन की जो मेथड चल रहा था बहुत तेजी से चल रहा था, तो उसी को रोकने के लिए, उसी को कम करने के लिए सिल्वी कल्चर लाया गया। तो सिल्वी कल्चर क्या होता है, तो एक मेजर प्रोग्राम है जिससे फॉरेस्ट में जितने ट्रीज हैं उसको रिप्लेनिश किया जा सके, ठीक है, फिर से उगाया जा सके। और इसके एडवांटेजेस क्या हैं, तो देखिए ट्रीज को उगाने की एडवांटेजेस क्या हो सकती हैं, सबसे पहली चीज ऑक्सीजन हम लोग को प्रॉपर मिलेगी, इन्वायरमेंट प्रॉपर रहेगा। ठीक है, दूसरी चीज क्या हो सकती है कि सॉइल इरोजन नहीं होगा उस जगह का। ठीक है, सॉइल इरोजन भी इसी वजह से होता है क्योंकि पेड़ जब नहीं होंगे तो सॉइल इरोजन भी हो जाएगा। ठीक है, पेड़ रहेंगे तो फ्लड्स नहीं आएंगे, क्योंकि फ्लड्स जो पेड़ होते हैं उनकी जड़ें क्या करती हैं, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। अब जब आपने पेड़ काट दिए, सब कुछ सीमेंटेड बना दिया, तो जब पानी आया तो पानी बहेगा, और बहेगा तो सारी सीमेंट वीमेंट को उड़ा ले जाएगा, और कहीं को सूखेगा ही नहीं पानी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि फ्लड्स को प्रिवेंट करने का काम भी किसका होता है, पेड़ों का ही होता है। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे एडवांटेज ऐसे भी होते हैं, कई सारे ऐसे रॉ मटेरियल होते हैं, फूड होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, जो हम लोग को इन्हीं पेड़ों से मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास कुछ 21 क्वेश्चंस थे जो हम लोग ने डिस्कस किए सोर्सेज ऑफ एनर्जी चैप्टर के। इसके अलावा और भी कई सारे क्वेश्चंस हैं जिसको आप लोग जाके देख सकते हो। प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लगी हुई है, कमेंट बॉक्स में भी लगी हुई है, उसको आप लोग देख सकते हैं और अपने चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।